हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डील करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट ब्रीफली मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। इसी बेसिस पे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस पे डिपेंड करता है कंज्यूमर सरप्लस पे। ओके, तो कंज्यूमर सरप्लस होता है जो मैक्सिमम प्राइस जो है, मैक्सिमम प्राइस जो कंज्यूमर विलिंग टू पे है माइनस एक्चुअल प्राइस कंज्यूमर पे करता है। तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम कंज्यूमर सरप्लस बोलेंगे। ओके, चलो आ जाते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि सेम गुड्स के लिए, यहाँ पे सेम गुड है, ये सेम गुड है एंड इसके लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे कंज्यूमर से। एक कंज्यूमर को एक तरह का प्राइस हम दे देते हैं, दूसरे को दूसरे तरह का दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिफरेंट प्राइस आ जाएगा। एक ही तरह की चीज़ जो है अलग अलग प्राइस पे बेची जा रही है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैंने बता दिया कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, मैं अब बताऊंगा कि ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये होता है कि कंज्यूमर जितना मैक्सिमम प्राइस पे करना चाहता है, प्राइस उतना ही होता है। ओके, तो एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है कंज्यूमर पे करता है, वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर वांट्स टू पे। देखो आप यहाँ पे चीज़ देखो आप कि जो एक्चुअल प्राइस है, जो मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर जो पे करना चाहता है उसी के इक्वल है। तो इसको हम रिजर्वेशन प्राइस भी बोलते हैं। आप मैक्सिमम प्राइस को आप रिजर्वेशन प्राइस भी बोल सकते हैं, रिजर्वेशन प्राइस। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब एक्चुअल प्राइस उतना है जितना मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर पे करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाता है। ओके, तो जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस बन जाएगा। मैं इसको और आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ कोई भी फॉर्म है जो 5 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो पहला कंज्यूमर आ रहा है, पहला कंज्यूमर 100 पे करना चाह रहा है, मैक्सिमम बिलिंग नेक्स्ट टू पे उसकी 100 है और मार्केट में प्राइस कितना होगा, 100 होगा। ओके, अब नेक्स्ट कंज्यूमर आ रहा है, वो 99 पे करना चाह रहा है मैक्सिमम प्राइस किसी कमोडिटी के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होगा वो 99 होगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि कंज्यूमर जो मैक्सिमम प्राइस पे करना चाह रहा है वो 98 है और एक्चुअल प्राइस क्या होगा, ये 98 हो जाएगा। ओके, और अगला कंज्यूमर आ रहा है वो 97 पे करना चाह रहा है कमोडिटी के लिए, तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 97 ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से जो मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर पे करना चाह रहा है और एक्चुअल प्राइस है दोनों सेम है यहाँ पे, तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ बचता ही नहीं है। ओके, अब आगे आ जाते हैं कि कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या बन रही है। तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ये डिमांड फंक्शन है एंड ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ मार्जिनल कॉस्ट है, ये डिमांड फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आप इक्विलिब्रियम जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस बन गया। पहले कंज्यूमर सरप्लस था, अब प्रोड्यूसर बन गया, कंज्यूमर का सरप्लस पूरा जीरो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोविंग है, इसका मतलब है कि कंज्यूमर का तुम प्राइस कम करोगे तभी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, जब प्राइस ज़्यादा करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हर कंज्यूमर के साथ जो है प्रोड्यूसर अलग अलग तरह के डील कर रहा है कि हर कंज्यूमर को उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पे करने की उतना प्राइस सेट कर रहा है। ओके,
तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस कम होता जा रहा हो जाएगा, पर वो सभी कमोडिटी के लिए नहीं होगा, वो सिंगल कमोडिटी के लिए होगा। ओके, तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट था ये। और मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो हमारी फाइंडिंग थी फॉर्म कहाँ प्रोड्यूस करेगी, तो मोनोपोली फॉर्म कहाँ प्रोड्यूस करेगी इस सिचुएशन में, P इज इक्वल टू एम सी। तो पहले क्या, जो मैंने पहले बताया था, जनरली मोनोपोली कहाँ प्रोड्यूस करती है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ए कंडीशन अपहोल्ड होगी। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस जो होगा वो जीरो होगा। ओके, और जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो सी एस इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर। ओके, तो ये प्रोड्यूसर की तरफ ये चला जाएगा। ओके, यहाँ तक पता लग गया आपको। अब देखो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब देखो, ये जनरली आपको बोलता है कि मोनोपोली कभी भी एफिशिएंट नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे मोनोपोली भी एफिशिएंट है। तो ये कंडीशन बन गई, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, परेटो एफिशिएंट है। ये क्या है, ये परेटो एफिशिएंट कंडीशन बन गई। ओके, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एम सी कंडीशन अपहोल्ड हो रही है, तो परेटो एफिशिएंट कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे डेड वेट लॉस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। तो नंबर 5 में आपको कह रहा हूँ कि डेड वेट लॉस जो होगा, डेड वेट लॉस इज इक्वल टू जीरो इन किस केस में, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में। तो यहाँ डेड वेट लॉस जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मैं और बताता हूँ आपको। तो देखो, इस P इक्वल टू एम सी पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर चाहता है वो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, पर उस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट इस केस में, अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारी ये जो है P से ज़्यादा हो जाती है, तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है आउटपुट को, तो कहाँ करेगा, तो P इज इक्वल टू एम सी। ओके, तो ये हमारी कंडीशन बन गई। तो देखो, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो है मोनोपोली फॉर्म भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरह बिहेव कर सकती है। तो परेटो एफिशिएंट है। हाउएवर 6 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये क्या है, ये एफिशिएंट तो है पर फेयर नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर कभी भी नहीं चाहेगा कि इस तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो हो। ओके, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू पूरा वेलफेयर या टोटल सरप्लस के इक्वल होता है। तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस की तरफ चला, प्रोड्यूसर की तरफ चला गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा कंज्यूमर सरप्लस। टोटल जो हमारा सरप्लस है वो तो मैक्सिमम है। ओके, अब आगे एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, ये आ गया, डिमांड फंक्शन आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि P इज इक्वल टू एम आर। अब ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गई यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू वाला फंक्शन होता ही नहीं। अब क्यों नहीं होता, मैं आपको ये बताऊँगा। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास इक्वल होता है P इज इक्वल टू चेंज इन P ओवर चेंज इन Q टाइम Q। ये होता है, आप डेरिवेटिव करोगे आप। ओके, आप इसको, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप टोटल रेवेन्यू जो है ये है P टाइम Q है, ये टोटल रेवेन्यू। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही रिज़ल्ट आएगा। क्या रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू है क्यों ये P के इक्वल होता है। P के इक्वल क्यों होगा, इसकी एक रीज़न है। इसके लिए है कि आपको पता है कि जैसे फॉर्म अपना आउटपुट बढ़ाएगी, क्या करेगी, तो उसका रेवेन्यू किसके, प्राइस के इक्वल तो बढ़ेगा ही। तो ये P आ गया। अब देखो, अब अगला पॉइंट जो है, जैसे ही प्राइस चेंज होगा तो मतलब टोटल जो आपका जो पीछे से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फॉर्म यहाँ पे जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है और प्राइस यहाँ पे मैं P मान लेता हूँ, तो यहाँ जितनी भी क्वांटिटी है सब पे प्राइस P होगा, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस बनता है। अगर आप हर कमोडिटी को अलग अलग प्राइस पे करेंगे तो इसका मतलब जो ये वाला जो
पोर्शन आ रहा है ये वाला, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइस चेंज हुआ वो पर्टिकुलर उसी कमोडिटी के लिए हुआ है। जो प्राइस चेंज है वो सिंगल एक कमोडिटी के लिए है, एक कमोडिटी के लिए अप्लाई हो रहा है, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, जैसा कि दूसरे केस में होता था, सभी में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सेकंड वाला टर्म है ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए एम आर इज इक्वल टू पी हो गया। और पी आपको पता है कि हम ए आर बोलते हैं या डिमांड फंक्शन बोलते हैं, तो यही मेन रीज़न है कि एम आर हमारा पी के इक्वल होता है, किस में, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। ओके, चलो आगे चलते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊंगा। अब देखो आपके पास सपोज़ P इज इक्वल टू 20 माइनस Q, ये आपके पास डिमांड फंक्शन है मार्केट में, एंड आपके पास Q, सॉरी नॉट Q, मार्जिनल कॉस्ट आपके पास 2 है। ये हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा कंज्यूमर सरप्लस दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगा। तो इसको ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोपोली सिंगल प्राइस की बात करते हैं। मोनोपोली सिंगल प्राइस की बात करते हैं। सिंगल प्राइस जहाँ पे होगा, जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये मैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 20Q माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। इसको डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेशिएट करेंगे तो Q की रिस्पेक्ट में, तो 20 माइनस 2Q आ गया, तो इसको मैं फर्स्ट कह देता हूँ। ओके, तो ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट आपके पास गिवन है, तो एम आर इज इक्वल टू एम सी इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2Q इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 2Q एंड Q इज इक्वल टू 9। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें P निकालना है। तो P हमारे पास 20 माइनस Q में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 20 माइनस 9 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 आ गया। ओके, तो आपकी आउटपुट कितनी आ गया, प्राइस कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसमें आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। ओके, तो प्रोड्यूसर सरप्लस डायग्राम के थ्रू समझे तो और भी अच्छा है। ये डिमांड फंक्शन आ गया, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आ गया। ओके, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। ये आपका प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस कितना है आपका पास, 11 है, और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 2 है, और आउटपुट कितना है आपके पास, 9 है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये प्रोड्यूसर सरप्लस का आ रहा है, और ये जो ऊपर वाला आ रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस का है। तो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसको क्या कर देंगे आप, 11 माइनस 2 टाइम्स 9 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 टाइम 9 आ गया, तो ये आ जाएगा 81। तो 81 आपके पास क्या आ गया, ये कंज्यूमर सरप्लस आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं कि अगर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉलो किया जाता है तो प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या इम्पैक्ट होगा। तो फिर से मैं आपको लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू 20 माइनस Q और MC 2 है, वो सेम चीज़ मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें कंडीशन थी, मैंने बताया था P इज इक्वल टू MC, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस तो पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस बन जाता है, तो इसलिए फर्म कोशिश करेगी कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो मैक्सिमम आउटपुट वहाँ प्रोड्यूस होगा जहाँ पे P इज इक्वल टू MC है, जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को कॉरस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 20 माइनस Q इज इक्वल टू 2, और Q का वैल्यू आ गया हमारे पास 18। ठीक है, और P कितना है हमारे पास, ये 2 आ गया, क्योंकि P इज इक्वल टू MC किया था, या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो अब, तब भी यही आएगा। अब हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना, तो कंज्यूमर सरप्लस पूरा प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास, आ गया ये 2 आ गया। ओके, ये 20 है, तो ये पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस बन जाएगा। अब कंज्यूमर सरप्लस 0 रहेगा। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे कितना बन रहा है इसको देखेंगे, आउटपुट हमारे पास 9 है। ठीक है, सॉरी आउटपुट 18 है, 18 आउटपुट है। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, तो ये कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। ये इसका हम पहले बेस लेंगे एंड हाइट लेंगे। ठीक है, बेस कितना, ये 18 है, तो 0.5 टाइम 18, और आपका ये हाइट कितनी है, 20 माइनस 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 0.5 टाइम 18 टाइम 18। ओके,
अब इनको कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारा 18 टाइम 18 होगा हमारा 18 टाइम 18, ये 0.5 टाइम टी 224 एंड इक्वल टू ये आ जाएगा 0.5 कर देंगे तो 162। ठीक है, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया, 162 आ गया। ओके, ये फिर आप ऐसे कह सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस आपको दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया, वो पूरा कंज्यूमर सरप्लस उसमें ट्रांसफ़र हो गया। अगर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना तो आप ऐसे ही कर सकते हो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आप इसको माइनस करोगे तो भी प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कि आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू आपके पास